इंसान के पेट के अंदर ऐसी एंजाइम होती हैं जो उसी के पेट को डाइजेस्ट कर जाए, मगर फिर भी वो क्यों नहीं करती, वो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। इस वीडियो के अंदर भी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि लीवर और पैनक्रियाज के अंदर भी ऐसी एंजाइम होती हैं जो कि लीवर को और पैनक्रियाज को डाइजेस्ट कर दे, पूरे के पूरे इंसान को डाइजेस्ट कर दे, मगर फिर भी वो डाइजेस्ट नहीं करती। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती हैं उसके बाद ही वो अपना काम करना शुरू करती हैं। तो ये होता कैसे है, फटाफट देख लेते हैं। माउथ से जो स्टमक के अंदर गया था खाना और स्टमक के अंदर क्या क्या हुआ था, इसको हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। और अब स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, यहां पर लीवर और पैनक्रियाज के बहुत सारे जूस यहां पर आते हैं और इनके अंदर होती है एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो शरीर के ही प्रोटीन्स को, शरीर के कार्बोहाइड्रेट्स को, शरीर के फैट्स को, सबको डिसॉल्व कर दे। मगर वो जब तक एंजाइम लीवर से और पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से यानी कि डियोडिनम के अंदर आती हैं, तब तक वो इनएक्टिव होती हैं। और डियोडिनम में आने के बाद ही वो एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती हैं, जिसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकती हैं। अगर वो शुरू के अंदर ही काम शुरू कर देती तो लीवर और पैनक्रियाज कभी के डिसॉल्व हो चुके होते। एक छोटी सी बात जो इसी टॉपिक की है मगर पिछले वीडियो के अंदर रह गई थी, वो ये है कि स्टमक के अंदर जहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और जो पेप्टिक और या चीफ सेल्स होते हैं, पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं जो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये जो पेप्सिन एंजाइम होती है ये एडल्ट्स के अंदर होती है, मगर इन्फेंट जो होता है वो खाना नहीं खाता, केवल दूध पीता है, उसको ये ट्रिप्सिन एंजाइम की जरूरत नहीं होती। तो प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि ट्रिप्सिन एंजाइम की जगह वहां पर एक दूसरी एंजाइम होती है जो कि मिल्क और जो मिल्क के छोटे मोटे से प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करती है। उस एंजाइम का नाम होता है रेनिन एंजाइम। तो ये एक डिफरेंस है। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम होती है ये एडल्ट्स के अंदर ही होती है, बच्चों में नहीं होती। और बच्चों के अंदर इसकी जगह रेनिन नाम की एंजाइम होती है। और ये जो रेनिन एंजाइम है ये बेसिकली मिल्क और मिल्क के प्रोटीन्स को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करके बच्चे को उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो ये पिछले टॉपिक के अंदर रह गया था। अब मस्कुलरिस जो होती है स्टमक के अंदर, जिसको हमने पढ़ा है, वो मस्कुलरिस मिक्सिंग करने के बाद के अंदर ये सारी की सारी जो एंजाइम्स हैं स्टमक के अंदर ये अपना काम कर चुकी हैं। इसके बाद के अंदर ये जो सारा सामान है ये डियोडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, जिसके 3 हिस्से होते हैं, जिसको हमने पहले जाना था। पहले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जो इंटेस्टाइन है इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से का नाम डियोडिनम, दूसरे का जेजुनम और तीसरे का इलियम होता है। ये डियोडिनम डाइजेशन के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके 2 वजह हैं। वजह नंबर 1 इसका लीवर है और वजह नंबर 2 इसका पैनक्रियाज है। लीवर से आता है बाइल जूस और पैनक्रियाज से आता है पैनक्रियाटिक जूस। और ये दोनों के दोनों डियोडिनम के अंदर एक ही जगह, मतलब 2 अलग अलग पाइप होते हैं, मगर लास्ट के अंदर वो दोनों पाइप एक ही पाइप बन जाते हैं और वो डियोडिनम के अंदर अपने सिक्रीशंस डालते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स होती हैं और भी कई चीजें होती हैं। तो लीवर का जो बाइल जूस है और पैनक्रियाज का जो पैनक्रियाटिक जूस है, इसके बारे में हमको जानना है। ध्यान रहे कि इस बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होती और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं। और ये जो डक्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डियोडिनम के अंदर खुल रहा है, इसका नाम हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स होती हैं जो डियोडिनम के अंदर जाने के बाद में एक्टिव होंगी और अपना काम करेंगी। तो ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं ये है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। ये 6 एंजाइम्स हैं जिनको आपको याद रखना है। ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होती हैं और सभी इनएक्टिव होती हैं। जब तक पैनक्रियाज के अंदर हैं, जब तक डियोडिनम के अंदर पहुंची नहीं है, तब तक ये सारी की सारी एंजाइम्स किसी काम की नहीं होती, नॉन एक्टिवेटेड होती हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनको एक्टिवेशन आखिर करेगा कौन, या किस प्रकार से ये एक्टिवेटेड होंगी और अपना काम कर पाएंगी। इंटेस्टाइन के जिस पार्ट के अंदर आके ये एंजाइम्स गिर रही है यानी कि डियोडिनम के अंदर है, तो डियोडिनम की भी अपनी कुछ एंजाइम्स होती हैं। उसका जो म्यूकोसा होता है वहां से कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होती है। उसी में से एक एंजाइम का नाम है एंटीरोकाइनेज। और ये जो एंटीरोकाइनेज है ये निकलती कहां से है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। तो ये जो 6 एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस से आई है मगर इनएक्टिव हैं, ये संपर्क में आती है इंटेस्टाइन की एक एंजाइम से जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज इसमें से एक एंजाइम को जाकर एक्टिवेट कर देती है। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की जो एंटीरोकाइनेज है ये जाती है और सीधा इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देती है। और एक्टिवेट करने का मतलब है कि ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देती है ट्रिप्सिन में। बाकी बची हुई जितनी भी एंजाइम्स हैं इन सबको एक्टिवेट करती है ये ट्रिप्सिन। मगर लाइपेज जो है वो इससे भी एक्टिवेट होती है और जो लीवर का जूस आ रहा है उससे भी एक्टिवेट होती है। तो इंटेस्टाइन की एक एंजाइम ने पैनक्रियाटिक जूस की एक एंजाइम
एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया और जैसे ही वो एक्टिवेट हुई उसने बाकी सभी के सभी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही लाइपेज जो एंजाइम है इसको एक्टिवेट करने में बाइल जूस का भी बड़ा रोल होता है, जो कि आता है हमारे लीवर से आते हुए इस बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होती, मगर ये एक एंजाइम को जाके एक्टिवेट जरूर कर देती है। इसके अलावा बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है, तो बाइल जूस के अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट्स, और बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल और फॉस्फोलिपिड्स। आपको पता है कि फैट्स को डायरेक्टली हम पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। आप एक गिलास के अंदर पानी लीजिए और उसके अंदर कुछ ऑयल डाल दीजिए, वो उसके अंदर मिक्स नहीं होता, मगर उसके अंदर थोड़ा सा सोप आप डाल देंगे और उसके बाद में उसको घुमाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। यही काम करते हैं हमारे बाइल जूस के अंदर, जो पिगमेंट्स उसके अंदर हैं वो सबका यही काम होता है कि फैट जितना भी है उसको एक बार वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए, यानी कि इमल्शन बनाने के लिए उसके अंदर वो चीज डाल देते हैं, और इसका काम काफी कुछ साबुन की तरीके से ही होता है। तो ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये दो प्रकार से काम कर रहे हैं। पहली तो चीज है कि इसके अंदर ये सारे जितने पिगमेंट्स हैं ये पिगमेंट्स फैट्स का इमल्सिफिकेशन कर देंगे, और इमल्सिफिकेशन होने के बाद में फैट के मिसेल्स बन जाते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी होती है जैसे सोप या डिटर्जेंट फैट्स के साथ में करता है, जो हम नहाने या हाथ धोने के लिए यूज करते हैं। मिसेल्स टर्म को ध्यान में रखना, ये केमिस्ट्री के अंदर भी सैपोनिफिकेशन वगैरह के अंदर आएगी। तो पहला काम तो इसका हो गया, फैट को मिसेल्स में कन्वर्ट कर दिया, मगर वो मिसेल्स में कन्वर्ट करने से ही काम नहीं चलता। फैट्स यानी कि लिपिड्स होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम होती है लाइपेज, जो आती है पैनक्रियाटिक जूस से, और पिछले स्क्रीन के अंदर हमने देखा था कि लाइपेज को ये बाइल जूस जाकर एक्टिवेट भी कर रहा है। तो पहला काम इसका हो गया फैट इमल्सिफिकेशन और मिसेल फॉर्मेशन, और दूसरा काम हमने यहां पे दिखाया था कि जो लीवर से बाइल जूस निकल रहा है ये लाइपेज को भी एक्टिवेट कर रहा है। अब इंटेस्टाइन के अंदर बाहर से लीवर से और पेनक्रियास से जो सामान आया उसको तो हमने देख लिया। इंटेस्टाइन के अंदर एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो सीक्रेट होती है उसको भी हमने देख लिया। तो अब इंटेस्टाइनल जूस के बारे में भी हम जान लेते हैं। इंटेस्टाइन में दो तरीके के सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स और ब्रश बॉर्डर सेल्स। ये दोनों के दोनों जो सेल्स हैं ये मिलाकर इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, और इस जूस का नाम होता है सक्कस एंट्रिकस। तो ये जो सक्कस एंट्रिकस है ये नाम है इंटेस्टाइनल जूस का, और आपको इसको याद रखना है। इस जूस में कई प्रकार की एंजाइम्स होती हैं। इन एंजाइम्स का नाम है डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोसाइडेज। अब यहां पर देखिए डाइसैकेराइड निकल रहा है, डाइपेप्टाइडेज निकल रहा है, मतलब दो दो यूनिट्स को सिंगल यूनिट में तोड़ने वाली एंजाइम्स हैं वो निकल रही हैं। इंटेस्टाइन के अंदर दो यूनिट को एक यूनिट में तोड़ना और उसको एब्जॉर्ब करने वाला काम चल रहा है, मगर इसके पहले जो पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा था वहां की एंजाइम्स बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रही थी। इसी प्रकार से स्टमक के अंदर भी यही हो रहा था कि वहां पर जो बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको दो दो यूनिट वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ रहे थे। एब्जॉर्ब करने से पहले सिंगल यूनिट के अंदर इसको होना जरूरी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है। तो ये जो लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप इस सक्कस एंट्रिकस नाम के जूस से इंटेस्टाइन खुद ही करती है। तो देखिए ये एंजाइम्स थी जो पैनक्रियास से निकल रही थी, ये बहुत बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है उसको छोटा से मॉलिक्यूल में तोड़ देती है जिसके दो ही हिस्से होते हैं, और उसके बाद में जो ये सक्कस एंट्रिकस है ये दो हिस्सों को सिंगल हिस्सों के अंदर तोड़ देता है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज भी हम चर्चा कर लेते हैं। स्टमक के अंदर पीएच होता है कम, इंटेस्टाइन के अंदर पीएच होता है ज्यादा, मतलब वहां पर होता है एसिडिक, यहां पर होता है बेसिक। स्टमक से जब डियोडिनम के अंदर सामान आता है तो ये जो बाइल जूस होता है ये हाईली बेसिक होता है, एल्कलीन होता है। ये ना सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस को एक्टिवेट कर रहा है मगर साथ ही क्योंकि हाईली बेसिक है इसीलिए ये उस एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करने के अलावा इतना ज्यादा बेस डाल देता है कि जो एनवायरमेंट है वहां का बेसिक हो जाता है। ये जितनी भी एंजाइम्स हैं जो कि अब एक्टिवेट हो चुकी हैं, इनको काम करने के लिए भी एक पर्टिकुलर पीएच की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पीएच होता है 7.8। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हो चाहे इंटेस्टाइन की एंजाइम्स हो, उनको काम करने के लिए 7.8 पीएच चाहिए, जिसको बनाता है लीवर से आते हुए बाइल पिगमेंट्स। और बाइल पिगमेंट्स ना सिर्फ एल्कलाइन बना देते हैं बल्कि साथ ही के अंदर वो फैट्स की भी मिसेल्स बना देते हैं, और ये जो एक एंजाइम है लाइपेज इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। और यहां पर जो बाइल पिगमेंट्स आपने याद करे थे उसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, बाइकार्बोनेट्स। ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये हाईली बेसिक होते हैं, और इन्हीं का जो मेन फंक्शन होता है वो ये है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और बाकी जो पूरा का पूरा एनवायरमेंट है उसका पीएच 7.8 कर दिया जाए। ये जो इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी जूस निकल रहा है सक्कर एंट्रिकस, ये सब सबम्यूकस से अंदर आ रहा है, यानी कि जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसके नीचे वाली जो लेयर है वहां से ये सारे की सारी चीजें अंदर सिक्रीट हो रही हैं। और वहीं पर एक और ग्लैंड है जिसका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, उसका भी
नाम आप याद कर लीजिए। तो ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, और जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो सब म्यूकोसल ग्लैंड है। ये देखिए हमने 4 लेयर्स पढ़ी थी एलिमेंट्री कैनाल की, जो सबसे अंदर ल्यूमन थी, उसके बाहर म्यूकोसा और उसके बाहर सब म्यूकोसा। तो ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये सब म्यूकोसा के अंदर होता है और वहां से ल्यूमन के अंदर ये अपना सिक्रीशंस डालता है। ये सारी की सारी चीजें कितनी टेक्निकल तो हैं मगर मजेदार भी हैं। यहां पर टेक्निकल चीजें कुछ ज्यादा टर्म्स ज्यादा आ गई हैं, इसीलिए हम अगले वाले वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो इसका थर्ड पार्ट होगा। और आप इन सभी की सभी टेक्निकल चीजों को एक बार लिख के देख लीजिए, साथ साथ के अंदर वीडियो चलता रहेगा। जो इस टॉपिक का थर्ड पार्ट है वो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, उसमें कुछ है ही नहीं, केवल छोटा मोटा सा डिस्कशन है जिसको हम कर लेंगे।